सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और स्वागत है आप सबका ग्रेविटेशन के थर्ड लेक्चर में। और आज हम देखेंगे थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर क्या होता है? तो फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि एक कोई सरफेस है ये, ठीक है, उसका एरिया यूनिट है। यूनिट का मतलब क्या होता है? वन मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में होता है एरिया। 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस पर जितनी फोर्स लग रही है उसको हम कहेंगे प्रेशर। या फिर और एक डेफिनेशन देख लेते हैं, ये थोड़ी एक्यूरेट डेफिनेशन है। ये है, इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब कि जैसे मान लीजिए ये वाइट बोर्ड है ये, ठीक है, ये पूरा वाइट बोर्ड है और मैं इसमें परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूँ। मतलब देखिए ना, इसकी सरफेस ये है और मैं ऐसे लगा रहा हूँ, तो ये इससे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा? जैसे कि मान लीजिए एक सरफेस है, ये मतलब ये उसको ऐसे वर्टिकली दिखाया गया, पूरी लंबी लंबी सरफेस है और कोई इस पर ऐसे फोर्स लगा है। ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री बना रहा है ना सरफेस से एंगल, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर फोर्स। तो जैसे कि ये सरफेस है, इसमें ऐसे ये मार्कर ये ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो इसको परपेंडिकुलर फोर्स बोलेंगे। तो फोर्स नहीं, इट इज़ अ फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलरली ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में जितना फोर्स लगता है उसको हम प्रेशर कहते हैं। ठीक है, तो फोर्स का प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। पढ़ा होगा शायद आपने, फोर्स अपॉन एरिया। तो जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल सुने होंगे कि मान लीजिए कोई वॉल है, ठीक है, वॉल में हम अपना थंब ऐसे प्रेस करते हैं, तो क्या ये इसको पेनेट्रेट कर जाता है? नहीं पेनेट्रेट करता, अंदर नहीं पास होता है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पिन ले ली, वॉल पिन ले ली, उसको ऐसे रखा और हैमर से ठोका, तो क्या ये अंदर चली जाएगी? हाँ बिल्कुल चली जाएगी। ऐसा क्यों होगा? और बल्कि हम दोनों केस में सेम फोर्स लगाएंगे। जितनी फोर्स हम ऐसे करके लगाएंगे उतनी ही, मान लीजिए हम पिन को हमने यहाँ रख लिया, पिन से ऐसे लगाएंगे, मान लीजिए इसको ऐसे लगाएंगे, सेम फोर्स लगाएंगे, तो ये चला जाएगा, वो क्यों नहीं जाएगा? बताइए क्यों? क्योंकि फोर्स तो सेम है, पर जो ये एरिया होता है, ये एरिया क्या होता है? जो एरिया उससे कांटेक्ट में है। ठीक है, जितने एरिया पे या फिर फोर्स लग रहा है, तो जब हम थंब से फोर्स लगा रहे थे तो हमारा एरिया देखिए कितना बड़ा, ऐसे मैं कह सकता हूँ कि इतना बड़ा एरिया है। ठीक है, इतने बड़े में लगा रहे हैं, पर जब हम उसी जगह एक पिन से फोर्स लगा रहे हैं तो वो एक डॉट ही तो होगा। तो देखिए एरिया कितना ज़्यादा कम हो गया। तो फिर जब एरिया कम हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, उस जगह पे प्रेशर बढ़ गया, तो इसीलिए वो अंदर चलता चला गया। ठीक है, तो प्रेशर एक तरह का फोर्स ही है, मतलब पर यूनिट एरिया में। हाँ ठीक है, और एक चीज़ ये देख लेते हैं, थ्रस्ट क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो वही बात है, हम परपेंडिकुलर फोर्स को ही थ्रस्ट कहते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स को थ्रस्ट कहते हैं। तो फिर प्रेशर को हम क्या लिख सकते हैं? प्रेशर को हम लिख सकते हैं थ्रस्ट अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, तो बस फोर्स का ही एक दूसरा नाम है थ्रस्ट। ठीक है, परपेंडिकुलर जब फोर्स लग रही तो थ्रस्ट होगा। मान लीजिए इसको पैरेलल फोर्स बोलते हैं, मतलब सरफेस ही है पर हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं या फिर किसी एक एंगल में लगा रहे हैं, ये परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो फोर्स का ही एक नाम है थ्रस्ट, और कुछ बात नहीं है। तो चूंकि थ्रस्ट एक फोर्स है, थ्रस्ट की ऐसा यूनिट क्या होगी? न्यूटन। थ्रस्ट क्या होगा? स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर। ठीक है, और प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होनी चाहिए? देखिए प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये होगी, पर इसको हम पास्कल बोलते हैं। ठीक है, ये शायद एक साइंटिस्ट का नाम था, ज़्यादातर साइंटिस्ट के नाम पे ही एसआई यूनिट रख दी जाती, तो इसको ऐसा एसआई यूनिट कंसीडर कर लिया गया, तो हम पास्कल बोलते हैं। ठीक है, फोर्स की एसआई, प्रेशर की एसआई यूनिट है पास्कल। और भी बहुत सारी होती है, जैसे एटीएम होती है, एटीएम ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट है। पास्कल तो बहुत छोटी यूनिट, एटीएम है, बार, या फिर टॉर, या फिर एमएम ऑफ एचजी। ठीक है, एमएम, इससे हम ज़्यादातर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नापते हैं। ठीक है, ये सब यूनिट है, तो बता दिया बस आपको। ठीक है, 11th में तो बहुत काम आती हैं, और पास्कल तो है अपनी। ठीक है,
तो SI यूनिट ये है और ये बाकी सब यूनिट, ठीक है। ये SI स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यही है, ठीक है, पास्कल। तो देखिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अ वुमेन इज वेयरिंग अ पेंसिल हील सैंडल, ठीक है। इफ द मास ऑफ द वुमेन इज 50 kg एंड एरिया ऑफ वन हील इज 1 cm स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर exerted on ground if she stand only on one heel, ठीक है। एक वुमेन है, उसने पेंसिल हील बिल्कुल लंबी वाली, ठीक है, पेंसिल हील पहनी जिसमें एकदम नोक नीचे बिल्कुल एक जरा सा एरिया होता है जो कि ग्राउंड से टच होता है, ठीक है। उसका एरिया भी हमें दिया है इतना, तो बस प्रेशर कैलकुलेट करना है। बस प्रेशर का एक ही फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना है, फोर्स उसके वेट के बराबर लगेगा, ठीक है। और उसने बोला कि वो एक ही पैर पे खड़ी है, अगर 2 पैर पे खड़ी होती तो इंटू 2 कर देते, अब एक ही पैर पे खड़ी है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आता है, एम इंटू जी। अभी पढ़ा था, इसी चैप्टर में पढ़ा कि हाँ अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था, सॉरी। और एरिया क्या होगा, एरिया तो एरिया होगा। तो देखिए मास उसका कितना है, 50 इंटू जी कितना है, 10 ही ले लेते हैं। यहाँ इसमें जी दिया है, जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी इक्वल्स टू 10 अपॉन एरिया, देखिए कितना दिया, अब देखिए एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि SI यूनिट होती है। तो देखिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, या फिर 1 ऐसे कर लीजिए, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको उधर भेज दो तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। कन्वर्जन मैंने आपको करके दिखा दिया, ऐसे कन्वर्जन करते आता ही होगा। तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, बस 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा न्यूटन में, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 है, इसके साथ 2 जीरो और हो जाएंगे, 4 और हो जाएंगे, 5 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वैसे तो आप पास्कल ही लिखिए, ठीक है, पास्कल SI यूनिट होती है, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज़ अ मास ऑफ 4 kg, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द वुडन ब्लॉक आर 50 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। फाइंड द प्रेशर ऑन द टेबल टॉप when it is kept with surface 50 into 25, when it is kept with the surface 25 into 10, ठीक है। पहले 50 into 25 वाली सरफेस से टॉप पे रखा गया, तो उसका डायग्राम ये देखिए, 50 सेंटीमीटर ये वाली है, 25 ये है, ये इसके बल पे ऐसे टॉप पे ऐसे रखा गया, तो उसका डायग्राम ये होगा। दूसरी बार 20 और 10 पे 25 तो 25 ये 10 ये है, तो ये ऐसे रखा गया, लंबा लंबा रखा गया। तो इस केस और इस केस में प्रेशर निकालना, ठीक है। तो प्रेशर देखिए फर्स्ट केस में क्या होगा, प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होगा, mg, एरिया, ठीक है। m कितना है, 4 दिया जाएगा, 4 इंटू 10, g 10 दिया है, चलिए लिख लीजिए, g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है उसमें, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, दिया है, ठीक है। तो फिर अब फोर्स अपॉन एरिया देखिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया, सबको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.25, ये हो जाएगा 0.1। क्या किया हमने, मीटर 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 100 से डिवाइड कर दिया, और क्या, क्योंकि ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये यहाँ कितना है, 0.5 इंटू 0.25। अब हमने इसका एरिया लिया, जिस एरिया के बल पे ये रखा हुआ है, जो एरिया इसके मतलब टेबल पे कांटेक्ट में है जो सरफेस उसका, वही तो लेंगे। तो प्रेशर में क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया होता था, फोर्स होता था परपेंडिकुलर फोर्स, और हमें पता है जो वेट का फोर्स होता है वो परपेंडिकुलर नीचे की तरफ लग रहा, और एरिया जो उससे कांटेक्ट में वो लेंगे, तो ये वाला एरिया कांटेक्ट में है, तो ये कितना हो जाएगा, 40 इंटू 5 0.625, इसका आंसर 3 है, 20 न्यूटन, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल, 320 पास्कल, ठीक है। अब सेकेंड केस देख लीजिए, क्या है, वही प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना है, 40 हो जाएगा, एरिया कितना है, ये हो जाएगा 0.25 इंटू 0.1, कितना हो जाएगा 40 अपॉन 0.025, इसका आंसर होगा 1600 पास्कल या फिर न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। तो देखिए ये कुछ एवरीडे एग्जांपल हैं प्रेशर के। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको सारे एक्सप्लेन करूँगा। पहला, स्कूल बैग हैज़ वाइड स्ट्रैप्स। ठीक है, तो जो आपके स्कूल बैग होते हैं जो आप ऐसे पहन के जाते हैं, तो उनके जो स्ट्रिप्स होती हैं ये वाली, ये बहुत मोटी होती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया ही होगा, क्योंकि सबको पता है इतनी सारी किताबें, 8-8 पेज होते हैं, सबकी बुक्स, सबकी कॉपीज, इतना भारी भारी लेके जाना होता है, तो वो उसका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो स्ट्रैप जिसकी मोटी होती है तो कंधों पे प्रेशर कम लगता है, क्योंकि एरिया बढ़ गया, उसका एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम लगता है। तो आप देखेंगे जिनकी मतलब कुछ कुछ बैग्स की वो पतली होती है बहुत, तो उसको उठाने में बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है। ठीक है, कंधे बिल्कुल अकड़ जाते हैं, टूट से जाते हैं। ठीक है, तो वाइड स्ट्रैप वाले ही हमेशा बैग खरीदने चाहिए। ठीक है, दूसरा, शार्प नाइफ कट बेटर देन ब्लंट नाइफ। सीधी बात है, जो शार्प नाइफ होगी उसका एरिया कम होगा, बहुत ज़्यादा शार्प होगी उसका एरिया कम होता है। आप देखते नहीं, जब ये जो नाइफ होती है ये धार इसकी कम हो जाती है, तो ऐसे धार करने के लिए क्या करते हैं, इसको घिस देते हैं। मशीन आती है ऐसे चलती रहती है, उसमें घिस देते हैं, देखा होगा आपने। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उसकी धार, उसको घिस देते तो उसका एरिया कम हो जाता है। ठीक है, तो वो धार आ जाती, तो उसको ज़रा से ही काटने में कट जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा ही फोर्स लगाएंगे, अब एरिया उसका इतना ज़्यादा कम है कि प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ब्लंट नाइफ है, मोटी सी नाइफ है, उससे कुछ कट ही नहीं रहा है, क्योंकि जितना प्रेशर लगा रहा है, जितना भी फोर्स लगा रहा है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है उसका। ठीक है, तो अब देखिए, वाइड टिप ऑफ निडल शार्प। निडल की टिप शार्प क्यों होती है? निडल मतलब कहीं ना कहीं घुसानी तो होती है, तो वो इसलिए शार्प होती है क्योंकि उसमें कम फोर्स लगाना पड़े और आराम से अंदर चलती चली जाए। ठीक है, पेनेट्रेट कर दे कोई भी चीज़ को। अब प्रेशर ऑन ग्राउंड इज़ मोर व्हेन मैन इज़ वॉकिंग दैन स्टैंडिंग। इसका मतलब कि जब मैन चलता है तो ग्राउंड पे प्रेशर ज़्यादा रखता है दैन जब वो खड़ा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब भी आप चलते हैं तो एक पैर उठाते हैं और फिर एक पैर रखते हैं, फिर एक पैर उठाते हैं, फिर एक पैर रखते हैं, मतलब कि आपका ग्राउंड के कांटेक्ट में एक ही पैर होता है हर समय। ठीक है, तो और जब आप खड़े रहते हैं तो आप दोनों पैर से खड़े होते हैं। अब आपका दोनों केस में वेट तो सेम है, मतलब फोर्स सेम है, पर जब चल रहे हैं तो एरिया कम है, तो एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है, और जब खड़े हैं तो एरिया ज़्यादा, दो पैर का एरिया है तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, अब डिप्रेशन इज मोर व्हेन द मैन स्टैंड ऑन सोफा दैन ही लाई डाउन। तो मान लीजिए कोई सोफ़ा या कुशन है, तो उस पर अगर आप खड़े हो जाएंगे तो एरिया तो आपके सिर्फ पैर का ही होगा ना, पैर का ही एरिया होगा। ठीक है, तो वो एरिया काफ़ी कम होगा, तो कुशन अंदर तक घुस जाएगा या फिर सोफ़ा अंदर तक घुस जाता है। पर अगर आप लेट जाएंगे तो आपके पूरे बॉडी का एरिया हो जाएगा, तो देखिए एरिया बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, तो वो ज़्यादा घुसेगा नहीं अंदर। ठीक है, और स्लीपर्स एट द रेलवे ट्रैक। ठीक है, स्लीपर्स एट द रेलवे, तो स्लीपर्स आपने देखा होगा, मैं जैसे बता दूं, जैसे ये रेलवे ट्रैक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसे कंक्रीट के स्लीपर्स लगा दिए जाते हैं, देखे आपने कभी, मोटे मोटे से। ये क्यों लगाए जाते हैं? ये इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जो ट्रेन है, ट्रेन का वेट कितना ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ट्रेन जब इस पे चलेगी, रेल पे, इस पे जब चलेगी तो फिर, और इसके नीचे गिट्टी गिट्टी होती है, देखिए आपने, तो ये तो अंदर ही घुस जाएगा, क्योंकि देखिए इसका एरिया कितना कम है, पर इतने मोटे मोटे स्लीपर्स लगा दिए जाते हैं तो वो जो है पूरा जो फोर्स है वो इसमें स्प्रेड आउट हो जाता है, तो इसमें स्प्रेड आउट हो जाता है तो एरिया देखिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर ये अंदर नहीं घुसता है, तो इसीलिए स्लीपर्स लगाया जाता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्लीपर लगाओ ताकि वो अंदर ना घुसे। ठीक है, वो उसका वजन से ऐसा कि वरना ये तो इसके अंदर ही घुस जाएगा, तो इसीलिए स्लीपर्स लगाए जाते हैं। और ये क्या है, ईजी टू वॉक ऑन द सैंड इफ़ वी हैव फ्लैट शूज़। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि किसी मूवीज़ में तो देखा ही होगा कि जब आप सैंड में जाते हैं तो आपको एक ऐसे करके शूज़ दिए जाते हैं, इतने बड़े से। ठीक है, उनका एरिया बहुत बड़ा होता है, पूरे पैर में आपके फिट हो जाते हैं। ठीक है, आपका पैर मान लीजिए इतना बड़ा है, इतना छोटा भी नहीं, इतना बड़ा सा है, तो वो उसके इतने बड़े बड़े होते हैं। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है? सैंड में पता है इंसान घुस जाता है, तो एरिया बढ़ गया ना, एरिया बढ़ गया तो प्रेशर अब कम लगेगा, तो घुसने के चांसेस ज़्यादा। इसीलिए बोलते नहीं कि जो कैमल होता है तो वो सैंड में चल लेता है, तो क्योंकि उसका पैर का एरिया बहुत बड़ा होता है। पर आप जैसे ने आपने मूवीज या टीवी में देखा होगा, आप बोलेंगे कैमल का पैर तो कितना पतला सा होता है, पर आप कभी इसको रियल लाइफ में देखिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसका एरिया, एक बार देखिए जाए कभी रियल लाइफ में। ऐसे तो वो छोटा सा लगता है कि उसके पैर बहुत पतले सकते हैं, पर रियल लाइफ में उसका बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, मैंने देखा है उसको,
इसीलिए मैं बता रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस से। तो अब हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बायंसी, और ये हम प्रेशर इन फ्लूइड्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए फ्लूइड्स क्या होता है, फ्लूइड्स मतलब विच कैन फ्लो। तो सॉलिड तो रिजिड होता है, जो सॉलिड होता है रिजिड होता है, रिजिड, और लिक्विड और गैसेस होती हैं वो फ्लूइड कहलाती हैं। लिक्विड को आप ऐसे रख दीजिए, वो फ्लो करने लगेगा ना, सॉलिड तो नहीं फ्लो करेगा, गैसेस भी फ्लो करती हैं, तो इन दोनों को हम फ्लूइड्स कहते हैं, ठीक है। तो हम बेसिकली लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में, गैसेस के बारे में तो नहीं पढ़ेंगे। गैसेस के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स में तो लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं, मतलब फिजिक्स में भी गैस के बारे में पढ़ते हैं, पर वो आप थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ तो नहीं पढ़ेंगे वो, आप वो भी क्लास 11th में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए बायंसी क्या होता है, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड टू एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड इन इट, ठीक है। तो ये लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड है ये भरा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, ठीक है। तो लिक्विड की टेंडेंसी होती है कि वो एक अपवर्ड फोर्स लगाए जो भी ऑब्जेक्ट उसमें डूबा हुआ है, ठीक है। तो इस पर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं, मान लीजिए एक लिक्विड है, ठीक है, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे डूबा हुआ है, ठीक है, तो इसमें चारों डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, हर तरफ से फोर्स लगाता है, ठीक है। लिक्विड की टेंडेंसी है ये, फोर्स लगाता है, ठीक है। तो जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि जैसे आप कोई मग है उसको पानी के अंदर जाते हैं, जब उसको ऐसे ऊपर करके लाते हैं, ठीक है, तो जितनी देर वो पानी के अंदर रहता है उतनी देर तो आपको हल्का रहता है, पर जब आप ऐसे ऊपर लाते हैं फिर वो आपको भारी लगने लगता है, ठीक है। फिर ऐसे पानी डाल लेते हैं, नहा लेते हैं, फिर ऐसे करके ऐसे डालते हैं, फिर जितनी देर तक जो वो पानी में डूबा रहता है तो वो आपको हल्का लगता है, फिर आप जब उसको ऐसे ऊपर लाते हैं और फिर ऊपर से डाल लेते हैं, नहा लेते हैं, मतलब जब पानी के बाहर आ जाता है तब वो बहुत भारी हो जाता है, उससे भारी हो जाता है, मतलब क्या है कि उस पर उसका वेट कम हो गया अंदर जाके, ठीक है, वेट कम हो गया। अब वेट तो कम नहीं हो सकता क्योंकि हमने पढ़ा था वेट इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, वेट इक्वल टू mg होता है, तो मास तो कांस्टेंट होता है, और ग्रेविटी भी उस मतलब यहाँ बाल्टी के और बाल्टी के बाहर ग्रेविटी तो हम कांस्टेंट मान सकते हैं ना, इतनी दूरी पे ग्रेविटी कांस्टेंट, तो वेट तो कम नहीं हो सकता। तो भाई सोचो क्या हो रहा है, तो उस पर एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब उसका वेट नीचे की तरफ है, और उस पर एक छोटा सा मतलब थोड़ा अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो उसका वेट थोड़ा हल्का हो गया, नेट रिजल्टेंट फोर्स है नीचे की तरफ, तो वो थोड़ा हल्का हो चुका है, ठीक है। तो वो जो अपवर्ड फोर्स लगता है वो बायंसी कहलाता है, ठीक है, मतलब अपवर्ड फोर्स बायंसी नहीं कहलाता, अपवर्ड फोर्स को बाइंड फोर्स कहते हैं, इस टेंडेंसी को बायंसी कहते हैं, ठीक है। अब मैं बताऊंगा ये कैसे होता है। देखिए मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए रेक्टेंगुलर ब्लॉक है कोई, डूबा हुआ है पानी में, तो इसमें चारों तरफ से फोर्स लगता है, ठीक है, तो इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर। तो अब देखिए ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, दोनों बराबर है, ठीक है। पर जो ये वाला फोर्स है, अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा, जो ऐसा माना जाता है जितना हम डेप्थ में जाते हैं उतना ही ज़्यादा फोर्स इंक्रीज होता जाता है। तो ये जो नीचे वाला फोर्स है, तो देखिए मान लीजिए कि एक सेम लेवल पे फोर्स सेम रहता है, ठीक है, तो ये वाला जो फोर्स है वो इसके सेम था, इन दोनों ने एक दूसरे कैंसिल कर दिया, ये इसके सेम था, ये इसके सेम था, यहाँ भी और फोर्स होंगे, सब एक दूसरे सेम होंगे, सब एक दूसरे कैंसिल कर देंगे। पर ये मान लीजिए कुछ फोर्स था, तो ये जो नीचे वाला ये उससे ज़्यादा ही फोर्स हो रहा है, क्योंकि हम जितना नीचे जाते हैं उतना ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ही फोर्स होगा ना, तो इसीलिए एक नेट अपवर्ड फोर्स होता है। तो इसका रिजल्टेंट नीचे की तरफ है, इसका रिजल्ट ऊपर तरफ, पर ये ज़्यादा है, तो इन दोनों का जो नेट आएगा वो एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, उसको हम बाइंड फोर्स कहेंगे, बाइंड फोर्स, ठीक है। इसीलिए चीज़ें हल्की हो जाती है पानी में। जैसे कि आपने देखा होगा जब बाढ़ आ जाती है तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी बह जाती हैं। वो क्यों बह जाती हैं, ऐसे नहीं बह रही थी, क्योंकि वो अब डूब चुकी हैं, उनका वेट, उन पर एक बाइंड फोर्स लग रहा है, वो काफ़ी अब हल्की हो चुकी, तो इसीलिए वो डूब जाती हैं, ठीक है। और जैसे कि अब देखिए इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, फोर्स लग रहा है, और इसका कुछ एरिया है, तो फोर्स अपॉन एरिया का प्रेशर होता है। तो मैं आपको एक गेम के बारे में बताना चाहता हूँ। जब मैं छोटा था मैं एक गेम खेलता था, उसमें क्या होता था कि
एक स्विमर था, उसको पानी के अंदर जाना था, उसके अंदर से कुछ कॉइन्स लेके आना होता था, ठीक है। तो जैसे ही वो धीरे धीरे अंदर जाता रहता था, अंदर जाता रहता था, अंदर जाता रहता, जब वो थोड़ा ज़्यादा अंदर चला जाता था तो उसका प्रेशर चारों तरफ से बढ़ जाता था, ठीक है। तो अलार्म बन जाता था, तो उसको फिर ऊपर आना पड़ता था, थोड़ा प्रेशर कम करना पड़ता था, फिर अंदर जाना पड़ता था। मतलब कि पानी के आप जितना अंदर चलते चले जाते हैं उतना प्रेशर बढ़ने लगता है आप पे, ठीक है। तो ज़्यादा अंदर आप नहीं जा सकते हैं, सूट वूट पहन के अंदर जाना पड़ता है। अगर ऐसे ही आप अंदर चले जाएंगे तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा आपकी बॉडी पे, ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम बायंसी को थोड़ा और समझेंगे, ठीक है। ये क्या होती है, तो देखिए ये एक स्प्रिंग बैलेंस है और ये एक ब्लॉक है, ठीक है। इसका मास है 150 kg, अभी शो कर रहा है स्प्रिंग बैलेंस में, ठीक है। तो मास 150 kg है, तो वेट कितना होगा, 1500 न्यूटन होगा। जी को हम 10 ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि इससे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। उस पॉइंट को हम देखेंगे क्या है। तो जैसे कि हम इसको अंदर लेते गए, ठीक है, मतलब इसको अंदर थोड़ा डुबो दिया पानी के, तो इसका वेट कम होने लगा, ठीक है। इसका वेट हो गया 1450 न्यूटन, फिर उसका हो गया 1400 न्यूटन, फिर हो गया 13500 न्यूटन, फिर 1200 न्यूटन। फिर जब ये पूरा इसमें डूब गया तो इसका वेट हो गया 1000 न्यूटन, ठीक है। न्यूटन 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 1000 न्यूटन इसका वेट हो गया, ठीक है। तो अब जब ये पूरा इसमें डूब गया, फिर जब इसको और डुबोया गया और अंदर तक ले जाया गया, ठीक है, तब इसमें कोई चेंज नहीं आया। अब इसका 1000 न्यूटन हो चुका था, ठीक है। तो फिर हमारे पास पहला पॉइंट ये आता है कि एज मोर एंड मोर वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इमर्ज इन अ लिक्विड, द अपवर्ड बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इंक्रीजेस। मतलब कि जितना ज़्यादा उसको डुबाते जाओगे, ठीक है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उसका अंदर जाता जाएगा उतना ही ज़्यादा उस पर बॉइंट फोर्स लगता जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब उसको थोड़ा सा डुबाया था, जब वो पूरा बाहर था तब तो बिल्कुल 0 न्यूटन बॉइंट फोर्स लग रहा था। जब उसको थोड़ा और डुबा दिया तो उसका 50 न्यूटन फोर्स उसमें कम लगने लगा ना, इतना वेट कम हो गया। तो ये कम क्यों लगा, क्योंकि ये नीचे से बॉइंट फोर्स लगने लगा 50 न्यूटन। फिर देखिए 100 न्यूटन लगा, 150 न्यूटन लगा 150 न्यूटन लगा, फिर 300 न्यूटन लग गया। फिर जब ये पूरा डुबा दिया गया तब 500 न्यूटन उस पर अपवर्ड बॉइंट फोर्स लग रहा था। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, द मैक्सिमम लॉस ऑफ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेक प्लेस व्हेन इट इज फुल्ली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड। मतलब कि जब पूरा डुबा दिया गया तो मैक्सिमम लॉस ऑफ वेट पूरा डुबाने पे आता है, फिर उससे ज़्यादा लॉस ऑफ वेट नहीं आ सकता। मतलब 500 न्यूटन हम ऊपर तब लगने लगा, 1500 से वो 1000 हो गया, तो 500 न्यूटन ऊपर तब लग रहा है। अब इससे ज़्यादा हम लॉस ऑफ वेट नहीं ला सकते, ठीक है। जब उसको पूरा डुबा दिया गया, आप उसको और नीचे ले जाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए पूरा डूब गया यहाँ तक, तो अब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसको और नीचे ले जाओ चाहे जहाँ ले जाओ, ठीक है। तो फिर यही बोला गया कि मैक्सिमम लॉस ऑफ वेट कब आता है, जब वो फुल्ली इमर्ज हो जाता है लिक्विड में, ठीक है। समझ आ गया होगा। तो फिर अब हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग बाइंड फोर्स, ठीक है। तो पहला हमने देखा, पहला फैक्टर होता है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज। जैसे कि अभी हमने देखा जितना ज़्यादा हम वॉल्यूम इमर्ज्ड करते गए, डुबाते गए, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा बॉइंट फोर्स बढ़ता गया, ठीक है। तो ये तो हमें समझ आ गया वॉल्यूम पे कैसे डिपेंड करता है। दूसरा होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब इस पर भी डिपेंड करता है कि तुमने किस लिक्विड में डुबोया है वो, ठीक है। जैसे कि आप किसको ले लीजिए, आयरन को ले लीजिए, आयरन। तो आयरन को अगर आप वाटर में डुबोएंगे तो क्या होगा, कोई भी आयरन की चीज़ ले लीजिए, आयरन का एक बोल्ट ले लीजिए, तो उसको जब वाटर में डुबोएंगे तो वो अंदर इमर्ज हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप उसको ले लेते हैं, मरकरी को ले लेते हैं, तो मरकरी को जब आयरन में आयरन को जब मरकरी के ऊपर रखेंगे तो वो उस पर तैरेगा, वो उस पर डूबेगा नहीं। अब तैरना डूबना भी बॉइंट फोर्स ही डिसाइड करता है। कैसे, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये एक लिक्विड है, इस पर आपने कोई चीज़ यहाँ पे रख दी है, ठीक है, कोई चीज़ रख दी है, आप मतलब कोई ब्लॉक रख दिया, ठीक है। तो इस पर कुछ वेट लग रहा है W, वेट कुछ लग रहा है W, ठीक है। अभी मान लीजिए थोड़ा सा इसमें डूबा, तो जितना इसका वॉल्यूम डूबा अगर उसका बाइंड फोर्स W से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये ऊपर की ओर आएगा ना। ज़्यादा क्या मतलब, इक्वल है या ज़्यादा, ऐसे होता है, ठीक है।
तो देखिए अगर इसका वेट बाइंड फोर्स से ज़्यादा है, मान लीजिए थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लीजिए कि लिक्विड है, हमने कोई चीज़ इतनी बड़ी थी इसको डुबो दिया, ठीक है, इसका मान लीजिए वेट था W, नीचे की तरफ लग रहा था, और इसका ये है बाइंड फोर्स। अब बाइंड फोर्स तो देखिए मान लीजिए पहले इसको थोड़ा डुबोया था, ठीक है, तो थोड़ा डुबोया था तब W बड़ा था B से, फिर थोड़ा और डुबोया तब भी W बड़ा था B से, फिर एक पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। इतना जब डुबो दिया तो देखिए जब ज़्यादा डुबोते जा रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं, तो बाइंड फोर्स बढ़ेगा, तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि WB के बराबर हो जाएगा। WB के बराबर हो जाएगा मतलब जितना फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उतना ही ऊपर तरफ लग रहा है, तो वो वहीं पर रुक जाएगा ना, ठीक है, तैरने लगेगा ना, तो फिर बाइंड फोर्स बढ़ गया इसका। तो फिर यही तो मैंने बोला कि जब वाटर में डुबोते हैं, तो जब आयरन को डुबोते हैं तो आयरन का वेट ज़्यादा है, बाइंड फोर्स वो नहीं लगा पा रहा, पर जब मरकरी में आयरन को डुबोते हैं तो मरकरी की डेंसिटी बहुत हाई होती है, ठीक है, तो जिसकी डेंसिटी हाई होती है वो बाइंड फोर्स ज़्यादा लगाता है। वाटर की डेंसिटी 1 होती है, 1 kg/m³, ठीक है, मरकरी 1000 होती है, 1000 होती है, और मरकरी की डेंसिटी होती है शायद 13.6 होती है, 13,600 kg/m³। देखिए 13.6 गुना ज़्यादा है, तो इसकी डेंसिटी इससे 13 गुना ज़्यादा है, ठीक है, इतनी ज़्यादा है, तो फिर डेंसिटी ज़्यादा है तो बाइंड फोर्स ज़्यादा है, तो बाइंड फोर्स की इतनी ज़्यादा हो गई कि उसने आयरन का वेट भी सह लिया, ठीक है, आयरन को वेट को ओवरकम कर लिया। तो फिर होप है कि आपको समझ आ गया होगा। तो फिर आशा करता हूँ कि आप सबको ये समझ आ गया होगा। और जैसे और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ऑयल की डेंसिटी अलग होती है, और पेट्रोल की, और केरोसिन की, और जैसे डीजल की, तो हर चीज़ सब में अलग अलग बिहेव करे, क्योंकि उन सब की डेंसिटी अलग होती है और सब अलग अलग बाइंड फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो फिर आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, बुक से भी आप थ्योरी पढ़िएगा तो आपको और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। और फिर अगले लेक्चर में आर्किमिडीज प्रिंसिपल करेंगे, और उसके बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं, फिर न्यूमेरिकल हम सब लगाएंगे, ठीक है। तो फिर पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए, क्योंकि पढ़ा लिखा हमेशा काम में आता है।